हमने ये बात किया है कि if temperature of body is greater than surrounding temperature, तो क्या हो रहा था उसमें, हीट लॉस हो रहा था, ठीक है ना। तो हमने उसमें देखा कि डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4, जहाँ टी ग्रेटर देन टी नॉट है, और टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है। इफ टी लेस देन अगर टी नॉट है तो उस केस में क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई एस सिग्मा टी नॉट टू पावर 4 माइनस टी टू पावर 4। उस केस में क्या होगा, हीट गेन होगा, है ना, यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। ओके, तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये लिख लीजिए। सर रब कर दीजिए, लिखाया है आपने पिछले क्लास में। लिखवा देना है सर। हाँ सर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जब भी हम बात करेंगे तो सराउंडिंग और बॉडी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी is greater than temperature of surrounding। ठीक है, लिख लीजिए इधर का। दूसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर डिफरेंस between body and surrounding is small। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर।
energy loss is only through radiation process. ठीक है, यानी कंडक्शन भी नहीं है, कन्वेक्शन भी नहीं है। ठीक, तो मान लो कि ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 केल्विन है एट T इक्वल टू 0 पर। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो T0 है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये भी है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं है। तो T इक्वल टू 0 पर ऐसा है, किसी टाइम T बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है T और ये T0 है। तो यहाँ जो डेल्टा T है दरअसल वो है T माइनस T0, यानी T को आप ये लिख सकते हो। तो जो लॉस है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dq बाई dt इक्वल टू EA सिग्मा, और ये रहेगा T0 प्लस डेल्टा T टू पावर 4 माइनस T0 टू पावर 4। अच्छा, यहाँ जो A होगा ये सरफेस एरिया है। सर डेल्टा टी माइनस टी नॉट कैसे? टेम्परेचर डिफरेंस है ना। अच्छा, मतलब ये सराउंडिंग और बॉडी के बीच। हाँ, सराउंडिंग और इसके बीच में। तो ये लेकिन स्मॉल है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये सरफेस एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है, सरफेस एरिया। ठीक है, लिखो इसको। दरअसल हीट एनर्जी लॉस है, क्या लिखा है? हीट एनर्जी लॉस इज ओनली थ्रू रेडिएशन प्रोसेस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कांस्टेंट। सर जो हम लोग बोल रहे हैं बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, वो टी और टी नॉट की बात कर रहे हैं। किसकी किसकी? टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल जो हम बोल रहे हैं वो टी नॉट और एट टाइम टी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो जैसे इनिशियली भी अगर टी डैश है तो टी डैश माइनस टी नॉट, क्योंकि वो टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है। टी डैश भी मतलब टी नॉट के हाँ मतलब सेम ही होगा ना ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब सेम ही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ वही, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर का तरफ कर देते हैं। हाँ सर, हो गया।
तुम्हारे पास हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी ई एस सिग्मा टी नॉट टू पावर 4 को बाहर लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4 हो जाएगा ई ए सिग्मा टी नॉट टू पावर 4 1 प्लस, और ये क्वांटिटी काफी स्मॉल होगी, 1 से लेस देन होगा, तो हो जाएगा 4 डेल्टा टी बाई डेल्टा टी नॉट माइनस 1, यानी डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू हो गया ई ए सिग्मा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो गया 4 टी नॉट टू पावर 3 डेल्टा टी। और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू हो गया ई ए सिग्मा 4 टी नॉट टू पावर 3, और ये क्या हो गया टी माइनस टी नॉट। ये क्या है दरअसल, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी लॉस पर सेकंड है, हीट एनर्जी है ना यार, इंस्टेंटेनियस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड है ना। इंस्टेंटेनियस एनर्जी एमिटेड पर सेकंड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज एनर्जी लॉस, मतलब जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी एवरेज हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड, when body temperature decreases from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius। तुम्हारे पास आ जाएगा ये डी क्यू बाई डी टी एवरेज इक्वल टू के, और यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस टी नॉट। तो ये एवरेज लॉस होगा।
लिख लिया? जी सर। सर हाँ सर। अब यहाँ देखो dq बाई dt, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर है मान लो, तो ये क्या कर रहा है, इससे हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो dq बाई dt को क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में के टी माइनस टी नॉट, यानी माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा के बाई एम एस टी माइनस टी नॉट, और ये तो रेट ऑफ कूलिंग है। माइनस डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में, और यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। यही तो कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। ठीक है, the rate of cooling is directly proportional to temperature difference between body and surrounding when temperature difference is small। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। Approximated Newton's law of cooling मान लो ये कोई बॉडी है और इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो सराउंडिंग अपना टेम्परेचर T0। तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को आप लोग ये भी ले सकते हो, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के डैश टी माइनस टी नॉट, क्योंकि नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा के डैश, क्योंकि के बाई एम एस है। तो यहाँ लिखोगे आप T2 माइनस T1 बाई टी इक्वल टू के डैश T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस टी नॉट। तो ये अप्रोक्सीमेटेड है, इसको यूज कर सकते हो आप क्वेश्चन करने के लिए। मेनली T1 माइनस T2 क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू के डैश T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। तो इस तरह से करना है।
लिख लीजिए। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 11, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे अभी हम लोग। ये लिख लिया? हाँ तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये बॉडी है, तो T इक्वल टू 0 पर इसका टेम्परेचर क्या था, T डैश था। सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है। किसी जनरल टाइम T पर हम लोग गए, इसका टेम्परेचर T हो गया, तो हमारे पास में रेट ऑफ कूलिंग आ गई माइनस dt/dt। ये K डैश, ये T माइनस T नॉट। अगर अप्रोक्सीमेटेड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो माइनस dt/T माइनस T नॉट इक्वल टू K डैश इंटू dt, और इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग यहाँ T डैश टू T, और इसको 0 से T, तो जाएगा माइनस ln T माइनस T नॉट इक्वल टू K डैश इंटू T लिमिट T डैश टू T। तो माइनस को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ln T माइनस T नॉट बाई T डैश माइनस T नॉट इक्वल टू माइनस K डैश T, यानी T माइनस T नॉट इक्वल टू हो जाएगा T डैश माइनस T नॉट ए टू पावर माइनस K डैश T, यानी किसी जनरल टाइम T पर इसका जो टेम्परेचर होगा वो एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। जब t इक्वल टू 0 था तो t किसके इक्वल आ रहा है, t डैश पे, और जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो t किसके इक्वल आ रहा है, t नॉट के। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा t और ये कैपिटल T, इनिशियल टेम्परेचर क्या था इसका, t डैश था, और डिक्रीज करता जाएगा और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, यानी ये t डैश था और फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। बना लो ये। सर कुछ है क्या तरीका पता करने का कि कब हम वैसा वाला अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और कब इंटीग्रेट करें? अप्रोक्सीमेशन देखो, मेन तो कॉन्सेप्ट ये है, ये तो मेन है हमारे पास, है ना। उस टाइम ही लगाना, मतलब कि जैसे ये K डैश T है, मान लो ये स्मॉल क्वांटिटी है तो आप लगा सकते हो, है ना। मतलब हम अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस में भी देख सकते हैं कि अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर है तो लगा सकते हैं फिर। नहीं ना, दूर दूर क्यों, मतलब अच्छा हाँ दूर दूर है, अच्छा यूँ, हाँ तब तो लगा ही सकते हो। नहीं नहीं, मेन तो वही है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा मान लो, तो उस केस में आप लगा सकते हो अप्रोक्सीमेटेड वाला भी। तो डिफरेंस तो आएगा आंसर में, ऐसा नहीं, एक्चुअल आंसर तो इसी इसी वाले से मिलेगा अपने को। एक्चुअल जो मिलेगा ना वो तो इसी से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। हाँ तो मतलब वही जो आप समझ रहे हैं वैसे कर सकते हो, सही है। हाँ सर, मतलब 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था इसमें। हाँ तो ठीक है ना।
लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है, अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना एग्जांपल 11 है मान लो, तो काफी स्मॉल डिफरेंस आ रहा होगा वो, तो लगा सकते हो। क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, वो वापस इससे देखो, इससे निकाल के दिखाता हूँ मैं, इसी फॉर्मूले से। ये जो रेड में मैंने इसको कवर किया ना, इससे इससे मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला ऊपर वाला कैसे निकालते, चलो देखते हैं ना। लिखे वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला का मतलब क्या हो, कैसे आया हो। हाँ ये लिख लिया। हाँ सर, ये वाला लिख लीजिए। तो देखो वो कैसे आया फॉर्मूला, वो समझते हैं। तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे मतलब आ रहा है। तो देखो इसमें हमारे पास में t इक्वल टू टी नॉट प्लस टी डैश माइनस टी नॉट, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस के डैश टी बाय, है ना बाई, तो ये प्लस हायर पावर को 0 कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू टी नॉट प्लस टी डैश माइनस टी नॉट, जो जाएगा 1 माइनस के डैश टी, यही है। तो जाएगा t इक्वल टू टी नॉट प्लस टी डैश माइनस टी नॉट माइनस के डैश माइनस टी नॉट इंटू टी ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो क्या रहा है, टी माइनस टी डैश इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट इंटू टी, है ना। कुछ गड़बड़ है। इंटू के डैश भी है ना, माइनस के डैश है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी डैश माइनस टी इक्वल टू, ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी नॉट। अच्छा इसमें वो एग्जैक्टली वो तो नहीं आ रहा यार, टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी इक्वल टू के डैश, यार है टी डैश माइनस टी नॉट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आ रहा है वो फॉर्मूला। तो वहाँ क्या रहा था, क्योंकि टी नॉट से तो टी नॉट कैंसिल आउट हो गए हैं। और वो आ रहा था टी डैश प्लस टी बाई 2 आ रहा था ना, तो उसका मतलब और अप्रोक्सीमेटेड देखना कुछ तो पड़ेगा इसमें, एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है। तो लेकिन हमारे पास अप्रोक्सीमेशन ये वाला किया हमने, ठीक है, तो वो तो नहीं आ रहा भाई। लेकिन वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये तो नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ सर। इसका मतलब हमने जो माना अजम्पशन ये नहीं होगा, वहाँ केडेज टी कुछ और होगा, हमने उसके अकॉर्डिंग मान लिया, तो गलत आएगा, आएगा वो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारे पास में, है ना। वो क्वेश्चन नंबर 11 करिए, तो फिर आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं हमेशा ही करवाता हूँ क्लास में।
अभी जरूरत है तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। मिल गया, हो गया क्वेश्चन। सर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बचा है ना अभी शायद? हाँ बचा है ना, अभी करेंगे ना।
हो गया वो क्वेश्चन? हाँ सर। हो गया ना? सर इसे करने के लिए एमएससीवीटी नहीं देनी पड़ेगी आपको मेटल की? इसको करने की नहीं देनी। मान लो उसमें क्या है? हाँ सर वो उसी में सॉल्व कर लेंगे वेरिएबल। A metal ball of mass m1 kg is heated by means of a 20-watt heater in the room at 20 degrees Celsius. The temperature of the ball becomes steady at 50 degrees Celsius. Find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 50 degrees Celsius. Assuming Newton's law of cooling to be valid, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the temperature of the ball is 30 degrees Celsius. Assuming that the temperature of the ball rises uniformly from 20 to 30 in 5 minutes, find the total loss of heat to the surrounding in this period. Find the specific heat capacity of the metal. करो इस क्वेश्चन को कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, लिख लो आप। सर फर्स्ट वाला तो 20 होगा ना? फर्स्ट वाला तो 20 होगा। दूसरा वाला 6.66 आ रहा है। 6.66 आ रहा है, मतलब 20/3। हाँ वही है शायद। ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलो करते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑफ द बॉल बिकम स्टेडी। सराउंडिंग का टेम्परेचर के बारे में अच्छा दिया है ना, इन रूम 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में बॉल है और यहाँ मान लो ये हीटर है। सराउंडिंग का अपना टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर हो जाता है T = 50 डिग्री सेल्सियस। ये T डैश मान लेता हूँ। तो आप यहाँ देखो कि इससे जो हीट जा रही है ना,
वही तो लॉस होगा ना स्टेडी स्टेट पर। तो पहला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मतलब क्या हुआ है, देखो dq बाई dt ये इक्वल टू k डैश और ये t डैश माइनस टी नॉट, मतलब t माइनस टी डैश, यही है। तो ये लॉस हुआ ना, ये क्या है, लॉस है पूरा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में कितना, क्योंकि जो आ रहा है, क्योंकि तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है 20 इक्वल टू k डैश 50 माइनस 20, तो k डैश की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2/3 आ गया। और लॉस क्या हो रहा है इस केस में, 20 वॉट हो रहा है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वेरी। अच्छा एक बात तो ध्यान, मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट में T⁴ माइनस T⁴ क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ही फॉलो करना है। भाई ये दिमाग में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए तुम्हारे कि सर आपने क्या किया। हमने तो पढ़ा तो कुछ और था, यहाँ T⁴ माइनस T⁴ होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ही अगली लाइन में लिखा हुआ कि न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो फॉलो होना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। आई बात समझ में। नेक्स्ट, assuming Newton's law of cooling to be valid, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the temperature of the ball is 30। जब 30 है तो क्या हो जाएगा, अब बी में वापस से ये फॉर्मूला, अब वहाँ 20 नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर स्टडी स्टेट पे पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब बॉडी हीट भी तो एब्जॉर्ब कर रही है। जब तक वो 50 तक नहीं पहुंचेगा तब तक क्या हो रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और मतलब रेडिएट भी कर रही है एक तरह से। तो अभी स्टडी स्टेट पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि जो भी हीट आएगा वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, जो भी हीट आएगा दे देगा, इसलिए सारा लॉस वही हो गया 20 वॉट। अब इस केस में क्या होगा, लेकिन के डैश ये होगा 30 माइनस 20, तो कितना हो गया 10 इंटू 2/3, ये हो गया 20/3 जूल पर सेकंड ना, तो वॉट हो जाएगा। इतना लॉस पर सेकंड हो रहा उस इंस्टेंट पर। ये लॉजिक समझ में आया। तीसरा भाई डाउट नहीं ना भी इन दोनों में। नहीं सर। नहीं सर। तीसरा, assuming that the temperature of the ball rises uniformly from 20 to 30 in 5 minutes. क्या find the total loss of heat to the surrounding in this period। मतलब ये कह रहा है dq by dt एवरेज इक्वल टू है k डैश, तो 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, ठीक है, कितने में 5 मिनट में। तो ऑन एवरेज लॉस पर सेकंड हो रहा है जो कि 2/3, ये कितना हो गया 25 का 5, यानी कितना आ गया 10/3। अब यहाँ टोटल हीट जो होगी, टोटल हीट क्या हो जाएगी, तो 10/3 इंटू 5 इंटू 60, यानी 1000 जूल ये लॉस हुआ। ये 2000 बात सुन नहीं, हाँ, हाँ? 1000 1000 क्या हो गया, सॉरी 1000 जूल लॉस हो गया। क्लियर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लिख लो इसको।
हाँ सर लिख लिया। अब क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल ऑफ, मिल गया, चलो ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय द मेटल। अब ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। आप यहाँ देखो, जो हीटर है वो तो कंटिन्यूसली हीट दे रहा है ना? तो उसकी तो हीट कितना है, तो उसने कितना हीट, यानी हीट एनर्जी गिवन बाय हीटर इन 5 मिनट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 इंटू 60 ना। कितना दिया इसने? 6000 जूल दिया। उसमें से इतना क्या हो गया? लॉस हो गया, यानी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब कितना किया? तो देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉल कितना हो गया? 6000 माइनस 1000 है ना, कितना हो गया? 5000। और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम एस डेल्टा टी ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एम कितना दिया इसने? 1 kg। 1 kg। हमें क्या चाहिए? एस। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो 30 है माइनस ना 20। फाइनल, और इनिशियल 20 हाँ इक्वल टू 5000, यानी एस इक्वल टू आ गया 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? भाई बात क्लियर है? मतलब जब तो भी डाउट है? स्पेसिफिक हीट पूछेगा हाँ तो सर। हमें हीट एब्जॉर्ब निकालना है। हाँ हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। जब स्पेसिफिक हीट ऐसा पूछेगा मेटल वेटल का, तो हमें हीट एब्जॉर्ब निकालना हाँ पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उस टेम्परेचर रेंज में, है ना, मतलब उस तरह से। तो ये तो हो गया है। सर इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्या कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी वेरी कर रहा होता है या डिफरेंस छोटा नहीं होता है, उस केस में क्या करेंगे? डिफरेंस छोटा नहीं होता तो फिर वो बेसिक है ना हमारे पास में, वही जो मेन फॉर्मूला तो तो स्टीफन्स फिर लॉ ही वहां है। से इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो हाँ हाँ पावर 4 के। हाँ, उसी उसी टर्म में। हाँ, जो वहाँ दिया है ना, वो फिर वही यूज करना पड़ेगा। मेन कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि वहाँ कोई एजम्पशन थोड़ी लिया हमने, कुछ बात ही नहीं करी। लिख लिया? हम्म
हाँ सर। लिख लेना भाई सबने। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व for black body and energy distribution curve for black body and Wien's displacement law. तो दरअसल इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ब्लैक बॉडी को लेकर। तो वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ ऐसा मिला। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वेवलेंथ की यहाँ बात करूंगा मैं, है ना, लैम्बडा एम, ये मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा ग्राफ इनको मिला किसी टी डिग्री सेल्सियस के लिए, टी डिग्री या टी केल्विन के लिए, है ना। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या क्या हुआ देखो इसमें। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो देखा गया कि एक तो एरिया बढ़ गया, और जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो क्या कर गई, सॉरी डिक्रीज कर जाएगी ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगी। एक मिनट, डिक्रीज करेगी ना तो एरिया बढ़ गया, लेकिन ये ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज कर गया और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर गई। तो मान लेते हैं टी डैश केल्विन पर है। इन ग्राफ से इनको कुछ चीजें मिली, यानी कुछ पॉइंट्स मिले। क्या क्या पॉइंट मिला? एक तो ये मिला कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है और लॉन्गर वेवलेंथ है वहाँ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या मिला आप इनको, कम मिला। यानी एनर्जी एमिटेड जो था वो लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए कम था। एक तो ये कंक्लूजन इन्होंने इससे निकाला। दूसरा कंक्लूजन निकाला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंक्रीज करता है इस ग्राफ में। ठीक, तीसरा कंक्लूजन ये निकाला कि जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो डिक्रीज करती है। यानी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होने लगती है। और यहीं से आया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि उसी ने एक लॉ बताया कि ये इस लॉ के करस्पॉन्डिंग ही इसमें से चेंजेज आ रहे हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको, ये बना तो लो आप, एक एक करके पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं। इसके जो कंक्लूजन है,
लिख लिया? कंक्लूजन में क्या है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस, इट मींस हीट एमिटेड इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कोई हमें टेम्परेचर होगा, क्योंकि जैसे ये पहला कर्व जैसे बनाया है हमने टी केल्विन पे बनाया, दूसरा टी डैश केल्विन पे बनाया, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक ऐसी वेवलेंथ अपने को मिल रही है जिसपे एनर्जी एमिटेड क्या है, एनर्जी एमिटेड जो है वो मैक्सिमम है। ये दूसरा कंक्लूजन मिला। तो लिखवा देता हूँ मैं। So at a given temperature, there is a wavelength at given temperature, there is a wavelength at which heat energy emitted is maximum। हीट एनर्जी एमिटेड मतलब ई लैम्बडा की बात कर रहे हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो ई लैम्बडा क्या है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। ये दूसरा कंक्लूजन था। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा जो पॉइंट है, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका जो मैक्सिमा है कर्व का, वो क्या कर रहा था? शिफ्ट हो रहा था किधर? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ये तीसरा कंक्लूजन था, है ना? तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस,
the maxima of curve shifts towards the shorter wavelength. अच्छा, एक फोर्थ ये भी तो है कि आप देख रहे हो कि और शॉर्ट करते जा रहे हैं हम लोग वेवलेंथ। देखो इधर, तो आप देख रहे हो कि इधर अगर हम वेवलेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं, है ना, यानी लॉन्गर वेवलेंथ की अगर बात करें तो एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। उसी तरह शॉर्टर वेवलेंथ की बात करें तो एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये भी देखा गया इसमें कि शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी, हीट एनर्जी एमिट हो रही है, वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट भी लिखवा देता हूँ मैं। हो गया सर। तो फोर्थ पॉइंट है एनर्जी एमिटेड by the body is not uniform. Energy emitted by the body is not uniform. For short, very short या short very लिख लेते हैं, for short and longer wavelength it is very small. ठीक है। और अगर ये शॉर्ट लिखा तो फिर लॉन्ग लिखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास में विंस डिस्प्लेसमेंट लो। Vince observed that
if temperature increases, wavelength corresponding maximum emitted energy wind observed that if temperature increases, wavelength corresponding to maximum emitted energy shifted या emitted energy ऐसा लिखते हैं ना, wavelength corresponding to maximum emitted energy is inversely proportional to temperature. यानी lambda m is directly proportional to 1 by t या lambda m t equal to constant, और इसको बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? विन्स कांस्टेंट। तो बी क्या है? विन्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है यार? 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने ये पॉइंट लिखवाया कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसी जगह एक पॉइंट है, लिख लो ई लैम्बडा डी लैम्बडा, और अगर आप इसको 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हो तो ये टोटल एमएसी पावर हो गई ना, तो ये किसके इक्वल होगी? सिग्मा T2 पावर 4 ना। ये वहाँ पॉइंट लिख लो, ये तो हो गया ना। देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका एरिया अंडर द कर्व नहीं इंक्रीज करेगा। मान लो डबल ही कर दिया आपने तो एरिया कितना हो गया? 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो भी तो ये लोग डिजाइन किया है स्टीफन ने इस तरह से, तो ये पॉइंट वहां लिख लीजिएगा। दरअसल वो जो एरिया होगा ना वो सिग्मा T2 पावर 4 इसके करस्पॉन्डिंग जाएगा। पूरा एरिया, ये पूरा एरिया को इंडिकेट कर रहा है 0 से, इसलिए 0 से इन्फिनिटी लिखा मैंने। यानी जो वेवलेंथ है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी सारी वेवलेंथ को कंसीडर कर रहा है। अब हो सर गया है ये टॉपिक आप। हाँ बोलिए। सर वो वैल्यू के लिए 0.288 0.288 सेंटीमीटर केल्विन होगा ना। बट देखो ना यार, आप फॉर्मूले को भी तो सर देखोगे ना, हाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा था इसको। सेंटीमीटर केल्विन है वो। सेंटीमीटर केल्विन। वैसे तो गया दिया सर। रहता है, ठीक है ना, ये दिया रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये टॉपिक आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या आरबीडी? सर सर ये इलेक्ट्रोस्टैट्स। आरबीडी सर का इलेक्ट्रो करवा दीजिएगा। हाँ ठीक है। सर इसमें मैंने मेंस की शीट में वो देखा था कुछ W1 + M1 S1 by T1, वो क्या होता है सर? वो मुझे क्या क्या क्या? कुछ एक फॉर्मूला होता है ना सर, कुछ एक जिसमें वाटर इक्विवेलेंट का भी यूज होता है, कुछ W1 + M1 S1 by T1 वो कुछ कोई एक्सपेरिमेंट दिया होगा उन्होंने।
नहीं ठीक है सर, एक बार देखता हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट दिया होगा वो। सर एक सेकंड में, अब 1 मिनट में देख। सर अगले क्लास के लिए होमवर्क क्या है? नेक्स्ट वीक है अगला क्लास। हाँ हाँ, वो इस सर वीक आप क्या है ना, थोड़ा प्रेशर सर में थे इस ना आप वीक में लोग। आप एक और ले सकते हैं क्या? नहीं ले तो सर सकते इस हैं, दिन लेकिन हमने क्लास इसलिए कम रखवाई। आपने देखा होगा कि 2-2 क्लास कर दी, पहले 3-3 क्लास थी, है ना। अभी 2-2 करा दी, मतलब पर सब्जेक्ट 4 क्लास हाँ करवा दी हम लोगों ने, है ना। उसका रीजन था आप लोग होमवर्क कर कहाँ रहे हो, और कोई रीजन थोड़ी है। हमने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने, मैंने भी ऑब्जर्व किया, एवाडी सर ने ऑब्जर्व किया, एडी सर ने ऑब्जर्व किया कि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमने कल डिसाइड किया, और क्या, सर होमवर्क करो। फिजिक्स का 3 ही क्लास है। फिजिक्स का 3 क्लास है ना। अच्छा, फिजिक्स का 3 ही है क्या? सर है, और एक है वो फिजिक्स में जल्दी से एवाईजे सर का नाम लिखा है फ्राइडे को। नहीं वो अच्छा, फ्राइडे को बाय मिस्टेक लिखा है ना। 4 क्लास है ना फिजिक्स की तो। सर ये ठीक है, मैं देखा, उसमें लिखा है कि कंपैरिजन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 लिक्विड्स यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसमें वो डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए है उसे। हाँ तो हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ तो सर ये जो कंपेरिजन कर लेंगे हम लोग। फॉर्मूला ये बस यही अप्लाई करके आ नहीं तो नहीं, जाता है। फॉर्मूला ही क्यों, मतलब तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो बना लेंगे हम लोग, कर लेंगे। कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास में, फॉर्मूला तो हम ही डिजाइन कर लेंगे कैसे आया वो। हाँ सर और जो ठीक है, भी फॉर्मूला बनाया भी होगा उसको डिजाइन कर लेंगे, वो तो बन जाएगा। ठीक है सर ठीक है। ओके, वो कोई सर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही है वो, हाँ शायद जो दिया इधर है ना मेंस की शीट में। हाँ वो हाँ मालूम सर है नाम मुझे। नहीं दिया, बट हाँ ऐसे ही लग रहा है, एक्सपेरिमेंट ही है। सर तो कोई वीक बात में नहीं, मतलब वो आपका एक है और राहुल सर का 2 है। मतलब अगर एडिट आप फ्री हो शायद सर मतलब का बाद एडिट। में हाँ? ट्यूसडे थर्सडे मतलब फिर किसी भी दिन आप फ्री हो ना तो आप ले लो एक और। ठीक है, कल कल नहीं है ना क्लास आप लोगों की, ये है हाँ कल नहीं है कल क्लास नहीं है। नहीं सर कल क्लास नहीं है। तो कल मॉर्निंग में ले लेता हूँ एक क्लास। हाँ सर। सर एक वो पूछने का था कि आपको क्या एवाईडी सर लगता है वो लेने हाँ? वाले थे जल्दी, ऐसा एवाईडी क्या सर बोल रहे क्या क्या क्या? थे। एवाईडी सर बोल रहे थे शायद कुछ जल्दी सुबह लेने वाले हैं ऐसा। नहीं नहीं, वो कल नहीं ले रहे हैं, सैटरडे को ही जल्दी लेंगे। कल ले कल लेते, खाली कल है। इलेक्ट्रोस्टैटिकल तो ऐसा करते ना हमारा, किसका, केटीजिन थर्मो का एक्सरसाइज 3 डिस्कस हो गया क्या? पार्ट सब 2 बचा है। पार्ट टू बचा है मेंस वाला। पार्ट 2 बचा है, फिर एक्सरसाइज 2 भी बचा है अभी उसका, है ना। हाँ हाँ सर। तो फिर कल क्या करो आप लोग, कल एक तो इसका पार्ट 2 कर लो, है ना। किसका? एक्सरसाइज 3 का केटी। एक्सरसाइज 3 का केटीजिन थर्मो का, है ना। और इसका पार्ट 1 कर लो, मतलब सॉरी एक्सरसाइज 1 कर लो। आई बात समझ में? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो टाइम लगेगा, तब तक तो मैं आपका इसका 1 2 3 और उसका भी 1 2 3 दोनों का करवा दूंगा मैं, हीट ट्रांसफर का। हाँ सर तो सर। और है ना। सर हम्म, पहले मेंस के मतलब मेंस के फेब अटेम्प्ट के पहले हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 12th वाला? जुलाई, जुलाई किसके किसके पहले? नहीं ये फेब अटेम्प्ट है ना मेंस का, उसके पहले आपको क्या फेब लग रहा है? अटेम्प्ट के चक्कर में कहाँ पढ़ रहे हो आप? वैसा सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके प्रिपरेशन में भी मतलब वही है, फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। आप तो ये सोचो कि फेब छोड़ो, मार्च छोड़ो, अप्रैल और मई वाला जो है ना उसको टारगेट बना के चलो आप तो। बेटा देखो, आप 4 पेपर दो या 10 पेपर दो या 1 पेपर दो, है ना। जो आपका लास्ट वाला पेपर होगा ना उसकी परफॉर्मेंस, वैसे तो 2 पेपर आज आप अच्छे से कर लोगे, मुझे मालूम है इतना, पर फेब के चक्कर में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि एग्जाम तो देना है, पर ये नहीं करना है कि मतलब जल्दी जल्दी करके पता चला ना इधर के रहने उधर के रहे, वो मत करना है। ठीक है, फेब तक तो हो गया, काफी सारा तो करवा ही दिया यार, फिर भी आप लोगों को ठीक मेजर है टॉपिक आपके करवा दिए, मालूम है। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है ना उसके मेजर पार्ट करवा दिया आपको, तो उतना चीजें उतना टाइम लगेगा ही नहीं आपको। देखेगा अभी बचा के इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ईएमआई,
EMF, बस ये मेन टॉपिक बचे हैं, तो हो जाएंगे। मैग्नेटिज्म और ये सब तो हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी सारा तो हो ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 11th में भी आपका काफ़ी सारा हो जाएगा इधर से, क्योंकि 11th का एक मेजर पोर्शन तो करवा ही दिया मैंने, हीट एंड थर्मो, जिससे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो मैं वो करवा दिया। और ये इससे मॉडर्न फिजिक्स से भी आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं, मतलब करीबन 7-8 क्वेश्चन तो ये दोनों टॉपिक लेके बैठे रहेंगे, देखना आप। तो इतना सारा करवा दिया, फिर क्या चाहिए अब बाकी का। तो जैसे मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स में तो सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। आएगा तो देखो आरबीडी से, सेंटर मास से आ जाएगा। बाकी का तो ये है कि उसको मानते हैं कि ये एप्लीकेशन, मतलब वो फंडामेंटल है, उनको अप्लाई करते हैं। तो सर्कुलर मोशन तक तो मैकेनिक्स को ऐसा ही माना जाता है कि वो फंडामेंटल है, बस फिजिक्स के लिए फंडामेंटल पढ़ना जरूरी है, वो है। और मेरे ख्याल से वो हो जाएगा आपका, देखना इधर से साउंड वेव के क्वेश्चन आते हैं, वेवोन स्ट्रिंग के, वो हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा फिर भी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होना है, ये नहीं कि इसको टारगेट बना के आप चल रहे हो, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पता चला थोड़ा कर लिया, हुआ कुछ नहीं, वो नहीं करना है सर मतलब जितना हुआ है अभी उसको एकदम अच्छे से करके जाए, उसको ही अच्छे से करके जाना है, यही बात है, ठीक है। और अरे भाई आप तो खुश नसीब हो यार, एडवांस तो बहुत लेट हो गया, अब तो अच्छा खासा टाइम मिल गया आप लोगों को, क्या चाहिए। हाँ 6 महीने हैं अभी आपके पास में, नहीं तो सब ये डर रहे थे कि कहीं ऐसा हो कि जल्दी हो जाए, ये हो जाए, और इन्होंने भी अच्छा खासा टाइम दे दिया आपको, मेंस वालों ने भी। तो आपके साथ हाँ जो सर। डिसीजन लिया ना आपने, वो बुरा डिसीजन नहीं लिया है, सबने अच्छा डिसीजन लिया है। चलो फिर, हाँ ओके बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। ओके बाय बाय।